डियर स्टूडेंट्स, आज हम विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तत्व वंशानुक्रम और वातावरण हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा प्राय देखा ही जाता है कि प्रकृति की सभी वस्तु जैसे पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु, मनुष्य सभी में एक समानता पाई जाती है। इसी समानता के कारण उन वस्तुओं को हम किसी विशेष वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, जैसे जीवधारियों में मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, जीव जंतु आदि समूह, है ना। इसी प्रकार पेड़ पौधे अन्य वस्तुओं को एक प्रकार की समानता में रखते हैं और उन्हें किसी विशिष्ट नामों से हम पहचानते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? समान से समान की उत्पत्ति का नियम। इसी कारण जन्म के समय दो शिशुओं में केवल उनके यौन आकृति और रंग को छोड़कर अन्य सभी बातों में समानता दिखाई पड़ती है। क्या मतलब हुआ कि जन्म के समय दो शिशु एक से होंगे। किस तरह से? उनकी आंखें एक होगी, कान एक होगा, नाक, हाथ सब में एक जैसे होंगे। दो शिशु एक समान दिखाई देंगे हमको। जैसे हम सुनते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए, अर्थात बीज जैसा होगा वैसा ही पेड़ और फल होगा। अब जीवन का जो प्रारंभ है वो कहाँ से शुरू होता है? गर्भधारण से। गर्भधारण वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है और माता का अंडाणु गर्भित हो जाता है और एक नए जीव का विकास होता है। जीव विकास की यह प्रक्रिया माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने या आप कह लो 280 दिन तक चलती है और फिर बालक का जन्म होता है। जन्म के समय सभी शिशुओं में एक समानता दिखाई पड़ती है। मानव शिशु के समान ही होता है और कोई एनिमल या जानवर की बात करें, सपोज बंदर है तो बंदर का शिशु बंदर जैसा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे इस मानव शिशु में दिन प्रतिदिन विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देने लगती है, अर्थात दो बालक अलग दिखने लगते हैं और सबका अलग अलग व्यक्तित्व निर्मित होता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि इन शारीरिक और मानसिक विभिन्नताओं और समानताओं का कारण क्या है? अब इसका उत्तर ये होगा कि इन सभी समानताओं और विभिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योग है। यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर ये डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ होगी और क्या डिफरेंस होंगे। वंशानुक्रम प्रक्रिया से प्राणी गर्भाधान के समय विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक गुण प्राप्त करता है, किंतु जन्म के बाद जो शक्तियाँ इन गुणों के विकास में सहायता करती है वो वातावरण होता है। अतः व्यक्ति जो भी कुछ अपनी जन्मजात या वंशानुगत और अर्जित वातावरण योग्यताओं का योग होता है। यदि बालक के विकास क्रम में दोनों ही चीज़ें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सशक्त हैं तो अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है और कोई भी एक पक्ष अगर कमज़ोर हुआ तो विकास उससे प्रभावित होता है। अब हेरिडिटी क्या है या वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम कोई भी बालक अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों से जो विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त गर्भाधान के समय प्राप्त करता है वह उसके वंशानुगत गुण कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जन्म से पूर्व प्राप्त होने वाले सभी गुण वंशानुगत होते हैं। इसीलिए वंशानुक्रम को व्यक्ति के जन्मजात गुणों का समूह कहा जाता है। किंतु जन्म के बाद जो परिस्थितियाँ इन गुणों के विकास को प्रभावित करती है वो वातावरण से संबंधित होते हैं। वंशानुक्रम प्रक्रिया के कारण ही मनुष्य मानव को जन्म देता है, पशु को और वनस्पति को। अनुवांशिकता ही जन्मजात शक्ति है जो प्राणी के रंग रूप, आकृति, यौन, बुद्धि और विभिन्न शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करती है। या हम ये कह लें कि इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम जन्मजात शक्ति है, शारीरिक और मानसिक गुणों का समूह है जो कि जन्मजात होते हैं और वंशानुक्रम गुण प्रत्येक बालक जन्म के समय ही प्राप्त कर लेता है। जन्म के बाद ये अर्जित नहीं किए जाते हैं। वंशानुक्रम के द्वारा ही मानव से मानव शिशु पैदा होता है और वंशानुक्रम का मूल आधार गर्भाधान है।
क्रम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। कुछ मतलब एक स्पेशीज़ से दूसरी स्पेशीज़ में वो लगातार ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है। जब गर्भाधान होता है तो क्या चीज़ें निर्धारित होती है, कौन से गुण हमारे निर्धारित होते हैं? तो पहले है आनुवांशिक गुणों का निर्धारण गर्भाधान से होता है। आपको पता ही है कि गर्भाधान की प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और कोशिका विभाजन से पूर्व माता पिता के 23 गुणसूत्र या क्रोमोसोम निकलकर नए 23 गुणसूत्र का जोड़ा बनाते हैं। इसमें 22 जो गुण हैं वो आपके अलग अलग जीन्स लेकर आते हैं। अलग अलग जीन्स के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है कि रंग कैसा होगा, त्वचा कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, बुद्धि कैसी होगी, ये सब इन जीन्स के द्वारा पेरेंट्स से नए नवजात शिशु में ट्रांसफ़र होते हैं। इन चीज़ों को, इन जीन्स को ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है। क्या मतलब हुआ? यदि जन्म से कोई बालक मंदबुद्धि है तो वह मंदबुद्धि को हम बहुत अधिक नहीं कर सकते, और अगर कोई प्रतिभाशाली है ना तो प्रतिभाशाली बुद्धि को कम किया जा सकता है। यह वंशानुक्रम ऐसी शक्ति है जो प्राणी के विकास को एक निश्चित दिशा में विकसित होने में मदद करती है। दूसरा है लिंग का निर्धारण, कि गर्भाधान से ही वंशानुक्रम के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण के लिए जो 23वां जोड़ा जो होता है अंडाणु और शुक्राणु का, वो क्रोमोसोम्स निर्धारित करते हैं। स्त्रियों में सभी क्रोमोसोम्स X प्रकार के होते हैं, पुरुषों में Y प्रकार के होते हैं। जब पुरुष X क्रोमोसोम अंडाणु को गर्भित करता है तो XX मिलकर लड़की का जन्म होता है, किंतु जब Y क्रोमोसोम गर्भित करता है तो X और Y मिलकर बालक का जन्म होता है। अतः शिशु के लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्राणु का अंडाणु से संपर्क हुआ है, किस शुक्राणु का अंडाणु से संपर्क हुआ है। इस प्रकार लिंग निर्धारण को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और अब तीसरी चीज़ है बच्चों की संख्या का निर्धारण। सामान्यतः एक घर में एक ही शिशु जन्म लेता है, किंतु कई बार ऐसा देखा जाता है एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है। इसका कारण भी गर्भाधान प्रक्रिया है। सामान्यतः प्रत्येक 28 दिनों में एक ही अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, किंतु कभी कभी प्राकृतिक प्रक्रिया के विपरीत जब किसी कारणवश 2 अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आते हैं तो 2 बच्चों का विकास होता है। ये 2 बच्चे एक ही लिंग के हो सकते हैं या विपरीत लिंग के भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को हम जुड़वा बच्चे या ट्विंस कहते हैं। अब जो ट्विंस बच्चे हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस यानी समरूपी जुड़वा, और दूसरे हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या असमरूपी। समरूपी जुड़वा बच्चे वे जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका लिंग एक ही होता है तथा वे एक ही अंडाणु के एक ही शुक्राणु द्वारा गर्भित होने के बाद उत्पन्न होते हैं, किंतु कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान 2 अलग अलग भागों में विभक्त होकर विकसित होते हैं। इनका लिंग एक समान होता है, इसलिए इन्हें हम समरूपी जुड़वा कहते हैं। दूसरे हैं असमरूपी जुड़वा बच्चे। ये जुड़वा बच्चे 2 अलग अंडाणु के 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित होने पर विकसित होते हैं। ये समान लिंग के भी हो सकते हैं, असमान लिंग के भी हो सकते हैं, किंतु इनकी शारीरिक व मानसिक विशेषताओं में समानता नहीं होती, इसलिए इन्हें हम असमरूपी जुड़वा कहते हैं। अब वंशानुक्रम पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम करा है, मनोवैज्ञानिकों ने काम करा है, जिनके नाम मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। जैसे गॉल्टन है, विंशिप है, गोडार्ड, डगलग, गॉल्टन, न्यूमैन, थॉर्नडाइक ने भी बहुत ज़्यादा काम करा है इन हेरिडिटी के ऊपर। फिर है वातावरण। वातावरण का तात्पर्य क्या है?
वातावरण का तात्पर्य उन बाहरी शक्तियों से और परिस्थितियों से है या उन प्रभावों से है जो जन्म के बाद किसी प्राणी को उसके विकास में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः आनुवांशिक तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व वातावरण के अंतर्गत आते हैं। किसी भी बालक को वंशानुक्रम गुण जन्म से पूर्व प्राप्त हो जाते हैं, किंतु गर्भाधान के पश्चात गर्भकालीन विकास से ही जो दशाएं और परिस्थितियां उसके विकास को प्रभावित करती हैं वे वातावरण संबंधी होती है। वातावरण के अंदर सभी भौतिक अभौतिक वस्तुएं शामिल होती है जिसका कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण भी बहुत प्रकार का है। आंतरिक वातावरण या जन्म पूर्व वातावरण, यानी गर्भवती माता के गर्भकालीन अवस्था में जो भी दशाएं विकास को प्रभावित करती हैं, जैसे गर्भवती माता का भोजन हुआ, उसके संवेगात्मक अनुभूतियाँ हुई, गर्भकालीन औषधियाँ हुई, अगर माँ बीमार है, ग्रंथियों की क्या क्रियाशीलताएं हैं, ये सारी चीज़ें, ये दशाएं गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर माँ बहुत गर्भकाल के समय असंतुलित भोजन करती है, पौष्टिक भोजन नहीं लेती है, तो उसका अभाव से जो शिशु होगा वो कमज़ोर होगा। या कोई संवेगात्मक अस्थिरता है, गर्भकाल के समय किसी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई समस्या है उसमें, तो ऐसे बालक जो जन्म लेंगे वो अंतर्मुखी या दब्बू प्रवृत्ति के होंगे। फिर एक वातावरण होता है जन्म के बाद का वातावरण। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद ही शिशु को एक नया भिन्न सा वातावरण मिलता है जिसमें उसको समायोजित होना पड़ता है। अगर उस समय जन्म के समय मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होता है, लेकिन अगर कोई औजार लग गया या कुछ विकार आ गया तो उसका ये वातावरण जन्म के बाद तुरंत जो वातावरण है उससे प्रभावित होकर उसका विकास प्रभावित हो जाएगा। फिर है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण यानी जल, वायु, स्वच्छता, भोजन, मनोरंजन, रहने का स्थान, ये जो भौतिक जो हमको दिखता है वातावरण। फिर है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण से क्या मतलब है? यह उन दिशाओं परिस्थितियों से है जो कि किसी क्रिया को व्यक्ति की मानसिक दशाओं के अनुकूल या प्रतिकूल बनाती है ना। अगर मनोवैज्ञानिक वातावरण अच्छा है तो व्यक्ति अच्छा होगा, रुचि और मनोयोग से काम करता है, सब कुछ नया नया अच्छे से सीखता है, बुद्धि का विकास होता है। लेकिन अगर प्रतिकूल वातावरण मनोवैज्ञानिक वातावरण है तो व्यक्ति थकावट महसूस करेगा, शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम नहीं होगा, है ना। इस तरह से पढ़ने लिखने में उसकी कोई रुचि नहीं रहेगी अगर मनोवैज्ञानिक वातावरण सही नहीं है। फिर आता है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण यानी परिवार के अंदर कैसा उसको वातावरण मिल रहा है, परिवार का आंतरिक वातावरण कैसा है, कि भाई लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे घर में, कोई आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह के अगर वातावरण होता है तो बालक का विकास असामान्य हो जाता है। फिर है बालक अभिभावक का संबंध कैसे है, कि कैसे पेरेंट्स, ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी कि उसका विकास कैसे होगा। परिवार की संरचना, परिवार का आर्थिक व सामाजिक दशा, विद्यालय का वातावरण, ये सारी चीज़ें उसके वातावरण के अंतर्गत आती हैं। फिर है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण किस समाज में रह रहा है, वहाँ किस तरह का आचार विचार है, किस तरह की संस्कृति है, ये सारी चीज़ें इनसे ही सीखकर उसका सामाजिक व बौद्धिक विकास निर्भर होगा। एक वातावरण होता है सांस्कृतिक वातावरण, वो भी व्यक्ति के विकास को बहुत विशेष बनाता है। असामान्य वातावरण होता है तो वो वातावरण मनुष्य के साथ साथ अलग तरीके का हो जाता है, जो कि व्यक्ति को बौद्धिक विकास को सीमित कर देता है, मानवीय आदतों को विकसित नहीं करता है, अलग अलग तरह से वातावरण प्रभावित करता है। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने हेरिडिटी का पक्ष रखा है, कुछ लोगों ने
वातावरण का रखा है उसमें वॉटसन जो है वो वातावरण को बहुत ज़्यादा उस वातावरण का पक्ष बहुत ज़्यादा रखते हैं, इतने ज़्यादा प्रबल समर्थक हैं कि उनकी एक किताब है बिहेवियरिज्म, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर 1 दर्जन बच्चों को तुम मुझे दोगे और उनका उचित विकास मेरे मनचाहा वातावरण उपस्थित हो जाएगा उनके विकास के लिए, तो मैं ये दावा करता हूँ कि उसमें से मैं किसी भी एक बालक को चुनकर उसे डॉक्टर, किसी को वकील, किसी को कलाकार, किसी को नेता, किसी को भिखारी, किसी को चोर, कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे उसके अंदर कोई भी क्षमता हो। यानी वो कह रहे हैं कि आनुवांशिकता के विपरीत वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किंतु हमें वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व समझना चाहिए, अर्थात दोनों चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गैरेट ने भी कहा है कि इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। या यहाँ पे मैं इस तरह से समझाऊँ आपको कि एक फूल की कली है जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं, वो है उसकी आनुवांशिकता, उसके आनुवांशिक गुण, एक एक पत्तियाँ जो है उसकी आनुवांशिक गुण है, पर वो कली जब है तो वो एक सीमित रूप में दिख रही है हमको, और जब वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है तो एक एक पत्ती खुलेगी धीरे 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 वातावरण के प्रभाव से और एक सुंदर पुष्प का जन्म होगा। अर्थात पत्तियां जो पूर्व में है वो हैं उसकी जन्मजात गुण, और जब वो खिल रही है वातावरण के प्रभाव से तो वो हैं उसके अर्जित गुण। तो दोनों मिलकर ही एक खूबसूरत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ अगर आप पूछना चाहो कि दोनों में क्या कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी है या एनवायरनमेंट, तो ये वही पूछने की बात होगी कि एक गाड़ी चलेगी तो उसके अंदर पेट्रोल अधिक इम्पॉर्टेंट है या ड्राइवर। दोनों का अपना अपना महत्व है, पेट्रोल भी हमें उतना ही आवश्यक है, बिना पेट्रोल भी गाड़ी नहीं चलेगी, और बिना ड्राइवर अगर उसे कोई चलाने वाला नहीं है तो भी नहीं चलेगी। यानी ये दोनों चीज़ें आपस में परस्पर संबंधित है, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।